कॉकरोच कहानी की को आगे बढ़ते हैं। डी के सिस्मिता के फोन को लेकर अपने मेंशन में जा चुका होता है। वह जाकर जैसे ही सोफे पर बैठता है, उसके कानों में अवनी की आवाज जाती है, जो अपने हाथों में कोई लेटर लिए उसके पास खड़ी थी और उसे घूर रही थी। डी के जब खुद को वो घूरते पता है तो अवनी को से कहता है, डी के क्या हुआ छोटी, तुम इस तरह क्यों घूरती हो? अवनी अपना मुंह बनते हुए, मैं आपसे नाराज हूँ। डी के उसे इस तरह मुंह बनाता देख मुस्कुराते हुए, अरे ऐसी क्या गलती हो गई अब मुझसे जो मेरी छोटी मुझसे नाराज हो गई है? अवनी अपने हाथों के लिफाफे को उसकी तरफ बढ़ाकर, खुद देख लीजिए मैं क्यों नाराज हूँ। डी के उसे अजीब से देखकर उस लिफाफे को लेते हुए, ऐसा क्या है इस लिफाफे में? तभी उसे अपने पीछे से उसके मामा की आवाज आती है, जो उसे कह रहे होते हैं, मामा जी पहले देख तो फिर सवाल नहीं सिर्फ जवाब देना होगा। डी के अपने मामा की तरफ देखकर इशारों में ही पूछ रहा होता है, हुआ क्या है? मामा जी भी उसे इशारों में ही जवाब देते हैं, हुआ तो बहुत कुछ है पर तू पहले उसे चेक करो। अवनी जो खड़ी उन दोनों की इशारेबाजी देख रही होती हैं, वह अपने हाथों को बांधते हुए कहती हैं, हो गया आप दोनों का, भाई आप इस लेटर चेक कीजिए। डी के अच्छा बाबा अभी चेक करता हूँ। डी के उस लिफाफे को चेक करता है और बड़े ही आराम से पढ़ते हुए कहता है, ओ तो तुम इसलिए गुस्सा हो? अवनी आप इतने आराम से कैसे बोल सकते हो भाई, मैं कल यूएसए जाने वाली थी और आपने उसे 1 वीक डिले कर दिया। डी के मुस्कुराते हुए, अच्छा तो है 1 वीक, अब आप मेरे साथ ज्यादा रही गई, फिर तो आपको जाना ही है। अवनी थोड़ा गुस्सा करते हुए, ये आपने जानबूझकर किया है ना? डी के मुस्कुराते हुए, आपको क्या लगता है अवनी भाई? डी के ओहो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूँ तू उस प्रोजेक्ट में रहो। अवनी ओ तो इसका मतलब ये है कि आप जिस काम के दिल के लिए गए थे वो फाइनल हो गई। डी के मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिला देता है, तो अवनी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कंग्रेचुलेशन कहती है। मामा जी भी डीके की इस खुशी से खुश होकर कहते हैं, तब तो वर्मा मेंशन में पार्टी होनी चाहिए। डीके हाँ मामू पार्टी तो होगी, पर उस दिन जिस दिन ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। अवनी सोफे पर बैठे हुए, कब शुरू होगा भाई? डीके मुस्कुराकर सोफे से उठ अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए, 3 दिन बाद ओक गुड नाइट। वो ये बोल सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, तभी अवनी अरे भाई खाना तो खा लीजिए। डीके उसकी बात सुन रुकते हुए पीछे मुड़कर देखता है और मैंने खाना खा लिया है, आप सब खा लीजिए। और इतना बोल डी के अपने कमरे में चला जाता है। इधर शर्मा हाउस माइत्री जी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी कि उनके घर लैंडलाइन और फोन पर कॉल आती है। उसकी रिंग को सुन मैत्री जी टेबल से उठ फोन को उठती हैं। तो सामने से जीवा, नमस्ते आंटी, सिमो से बात करनी थी। माइत्री जी, जीवा बेटा प्यारी तो अभी आए नहीं है, कोई जरूरी बात है तो उसके फोन पर कॉल कर लो। माइत्री जी बात कर ही रही थी कि तभी डोर बेल बजती है और जीवा जो कुछ कहने ही वाली थी कि माइत्री जी उसे थोड़ा रुकने को बोल डोर खोलने चली जाती है। वो जैसे ही डोर खोलती है तो सामने से स्मिता अपना मुरझा सा चेहरा लिए खड़ी होती है, जो शायद खड़े खड़े कुछ सोच रही थी। मैत्री जी उसे देख खुश होते हुए, बेटा तुमने आज इतना लेट कर दिया, बहुत कम था क्या? सिस्मिता उनकी बात सुनकर अपने होश में आती हैं और उन्हें कुछ भी पता ना चले, इसलिए बड़े ही नॉर्मल वे में बात मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब देती हैं। सिस्मिता उनके गले लगकर, नहीं माँ, बल्कि आज तो हमारी कंपनी को नई प्रोजेक्ट डील साइन हुई है। इस जवाब को सुन माइत्री जी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए, बेटा मैं क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रही हो? सिस्मिता गहरी सांस लेते हुए, माँ अंदर तो आने दो। माइत्री जी, अरे हाँ अंदर आओ, तुम्हारे लिए फोन भी है। सैमिता थोड़ा कंफ्यूज होते हुए, मेरे लिए फोन इस वक्त? वो दोनों ही घर अंदर आते हैं और सिस्मिता लैंडलाइन की तरफ बढ़ जाती है। वह फोन उठाकर हेलो कहती है और उस तरफ से जीवा, आंटी आपने तो मुझे फोन से खड़ा ही करा दिया। सिस्मिता मुस्कुराते हुए, एंटी नहीं दोस्त। जीवा सिस्मिता की आवाज सुन तुरंत ही, सिमो तू कर क्या रही है? सिस्मिता उसकी इस बात पर अपने हॉल के चेयर पर बैठते हुए, मैं क्या कर रही हूँ, तुझसे बात कर रही हूँ। जीवा, ओह मेरा मतलब है तेरा फोन कहाँ है? अपने उस खड़ूस अकड़ू बॉस को क्यों दे रखा है अपना फोन? तुझे कुछ खबर भी है अपने फोन की, या हर इंसान को तुझसे बात करने के लिए तेरे बॉस से ही बात करनी पड़ेगी?
सुस्मिता उसकी सारी शिकायतों को बड़े ही आराम से सुन रही होती है और अपने बैग से अपना फोन खोजने की कोशिश कर रही थी जो उसे मिल ही नहीं रहा था। जीवा जो तब से बोले जा रही थी, आखिरी में वह चुप होती है और कहती है, सिर्फ मैं ही बोलती रहूं, तू तो कुछ बोल। सुस्मिता उसकी इस बात को सुन, तू कुछ बोलने देगी तो बोलूगी ना। जीवा, तो मैंने कौन सा तेरे मुंह में दही रखी है जो तू बोल नहीं सकती। सुस्मिता, मेरा फोन मेरे पास नहीं है क्योंकि शायद मेरा फोन कार ड्राइव करते वक्त कार में ही छूट गया होगा। मैंने अपना फोन उस खड़ूस बॉस को नहीं दी है और मुझसे बात करने के लिए किसी से भी बात नहीं करनी पड़ सकती, समझी तू। सुस्मिता ने जीवा के हर सवाल या वो कहे कि उसकी हर शिकायत का जवाब दिया एक एक कर दिया था। जीवा, हाँ ठीक है, वो मैं थोड़ा गुस्से में थी इसलिए ऐसा बोला। सुस्मिता, हाँ कोई बात नहीं, बोल क्या बात करनी थी तुझे। जीवा, कोई बात नहीं का क्या मतलब, मैंने तू सॉरी नहीं कहा है और मुझे तुझसे अपने एग्जाम के बारे में बात करनी थी। सुस्मिता मुस्कुराते हुए, अच्छा मत बोल सॉरी, और तेरे एग्जाम के बारे में हम कल बात करते हैं। जीवा, ओ फोन रखना मत, कल बात करनी होती तो कल कॉल नहीं करती। सुस्मिता थोड़ा इतराते हुए, जब तुझे सॉरी नहीं कहना है तो हम बात भी कल ही करेंगे, बाय, गुड नाइट। वो बोल फोन रख देती हैं और इधर जीवा हेलो हेलो बोलती रह जाती है। जीवा फोन को पाने हाथों में लिए खुद से कमल की दोस्त बनाई है, मैंने सॉरी सुने को हमेशा तैयार रहती है। सुस्मिता जो फोन रख सोफे से अपना सर को टेक लगा कर आंखें बंद कर कुछ सोचने लगती है कि तभी उसके कानों में संजीव की आवाज आती है। संजीव दी, मम्मा आपको खाने पर बुला रही है और आप यहाँ। संजीव आगे कुछ कह पटा उससे पहले ही सुस्मिता, और मैं यहाँ कुछ नहीं कर रही हूँ, चल खाना खाने चलते हैं। संजीव उसकी इस बात पर उसके पास सोफे पर बैठ बड़े ही प्यार से, कुछ हुआ है दी, कोई बात है। सुस्मिता उसकी तरफ एक स्माइल पास करते हुए, कुछ नहीं हुआ है माँ के लाडले। संजीव थोड़ा सीरियस होकर, ये माँ का लाडला है पर आपका छोटा भाई, और मैं इतना भी ना समझ नहीं हूँ जो इतना भी ना समझ सके कि आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे क्या दर्द है। सुस्मिता उसके गलों पर प्यार से हाथ रखते हुए, तू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, तुझे इतना समझदार बनने की कोई जरूरत नहीं, समझा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि किचन से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस आवाज को सुन दोनों ही चौंक जाते हैं और किचन की तरफ दौड़ते हैं। उधर किचन में मैत्री जी बार बार चिल्ला कर कह रही थी, आगे मत बढ़ना, मैं मार डालूंगी। सुस्मिता और संजीव दोनों ही किचन के गेट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी मां किचन के एक कोने में खड़ी है और उनके एक हाथ में पेन तो दूसरे हाथ में बेलन थी। किचन के बाहर माधव जी भी खड़े उसे पूछ रहे होते हैं, हुआ क्या है, क्यों चिल्ला रही हो श्रीमती जी। सुस्मिता और संजीव दोनों ही अपनी घबराहट भरी आवाज में, क्या हुआ पापा, मम्मा चिल्ला क्यों रही हैं। माधव जी, अरे नहीं पता बेटा, खाना लाने गई थी, अचानक चीखने की आवाज आई तो मैं यहाँ आया। मैत्री जी जिस जगह से दिख रही थी वहां से किचन का सिर्फ एक ही हिस्सा दिख रहा था, इसलिए बाकी हिस्सों में कुछ नहीं पता चल रहा था। संजीव, मम्मा कुछ बोलो तो सही, क्या है, कैसा है। संजीव बात ही कर रहा होता है कि तभी सुस्मिता किचन के अंदर चली जाती है। मैत्री जी, नहीं प्यारी मता, बहुत बड़ा खतरा है। पर तब तक सुस्मिता उनके पास आ चुकी थी और उन्हें पकड़कर, क्या हुआ माँ, क्या देख लिया आपने माँ, बातों मुझे। मैत्री जी अपने आंखों से इशारा करती है तो सुस्मिता उनकी निगाहों का पीछा करते हुए उस ओर देखती है तो अब सिर्फ एक नहीं, उस किचन में दो लोगों की चीख सुनाई देने लगती है। सुस्मिता भी उसे देख चिल्लाने लगती है और कहा रही होती है, माँ बचाओ, ये कहाँ से आया। ऐसा बोल अपनी माँ को कसकर गले लगा लेती हैं और दोनों ही चिल्लाने लगती हैं, मैत्री जी कुछ करो, आप दोनों बाप बेटे खड़े तमाशा देखेंगे क्या। संजीव और माधव जी दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। तब माधव जी, अजीब बात है, कुछ पता चले तो कुछ करे ना। मैत्री जी थोड़ा गुस्सा थोड़ा डरते हुए, किचन के अंदर आओगे तो पता चलेगा न कि सब कुछ बाहर से ही कर लोगे। मैत्री जी की इस बात को सुन दोनों ही किचन के अंदर जाते हैं और किचन के चारों तरफ देखकर, कुछ भी तो नहीं है, यहाँ किस बात का खतरा है। संजीव, हाँ मम्मा पापा सही कह रहे हैं, कुछ तो नजर नहीं आ रहा है। सुस्मिता अपनी माँ की बाहों से थोड़ा निकलकर अपने हाथों से संजीव के सर पर एक टपली मारकर अपनी डरती आवाज में, आसमान में देखेगा तो कहाँ से पता दिखेगा, नीचे देख, सामने देख।
सुस्मिता की मार कहा कर अपने सर को सहलाते हुए वो किचन के सामने देखता है तो वो और माधव जी पाते हैं कि किचन के ठीक सामने वाली दीवार से एक कॉकरोच लगा आगे पीछे भाग रहा है, जिसे देख माधव जी, संजीव चौंकते हुए, ये है वह खतरा। मैत्री जी सुस्मिता को और भी कसकर गले लगते हुए, दिख नहीं रहा है क्या जो पूछ रहे हैं। संजीव उस दीवार की तरफ बढ़कर उसके पास जाकर, तो ये है वो जिसे आप मार देना चाहती हैं माँ। इतना बोल संजीव और माधव जी दोनों ही ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और उन दोनों को वो हंसता देख सुस्मिता और उसकी माँ मैत्री जी दोनों को ही गुस्सा आ रहा था। दोनों ही गुस्से में ही उन दोनों की तरफ बढ़ती हैं। वो एक कदम भी बढ़ा पाती उसे पहले संजीव, कॉकरेज है माँ कॉकरेज, और फिर से हंसने लगता है। उन दोनों को इस तरह हंसते देख सुस्मिता और मैत्री जी दोनों एक साथ चिपकली चिपकली चिल्लाती हैं। तो माधव जी और संजीव दोनों की हंसी बंद हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को पकड़ चिल्लाने लगते हैं और इस बार हंसने की बारी सुस्मिता और मैत्री जी की थी। वह दोनों उन दोनों को इस तरह डरते हुए देख बड़े तेज से हंसती हैं और संजीव और माधव जी दोनों ही एक दूसरे को देखकर एक साथ, तो ये झूठ था। सुस्मिता, क्यों सिर्फ आप दोनों को ही हंसना आता है, हम भी हंस सकते हैं। मैत्री जी अपनी हंसी को काबू में करते हुए, सही कहा प्यारी। तभी माधव जी अपने आप को शांत कर सीरियस तो में, खूब हो गया मजाक, खाना लगियो भूख लगी है। वह बोलवा से चले जाते हैं और उनके पीछे संजीव भी चला जाता है और सुस्मिता और मैत्री जी दोनों एक बार फिर हंसते हुए किचन से बाहर निकल जाती है और पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। सुस्मिता अपनी माँ को आज जो लंच के वक्त हुआ वह बता रही थी कि कैसे उसे आज उबले हुए खाना खाना पड़ा था। वो लोग इसी तरह से अपने खाने को एंजॉय करते हैं और अपने सुबह के काम को जल्दी करने के लिए आपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। सुस्मिता, जो जिसके आंखों में जैसे नींद ही नहीं थी, वह आज जो कुछ भी उसके और डीके के बीच हुआ था वह उसके बारे में ही सोच रही होती है। वो खुद से ही बहुत जल्द चली जाऊंगी आपकी जिंदगी से, वो इन ख्यालों को लेकर कब नींद की आगोश में चली जाती है उसे पता ही नहीं चलता। पर कोई था जो सोने को तैयार ही नहीं था और ना ही किसी और को सोने देने वाला था। राहुल और डीके रात के 2 बजे भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। राहुल फोन की दूसरी तरफ से, तो भाई अब प्रॉब्लम कहाँ है, जा रही है न वह तुझे छोड़कर, तू मेरी नींद क्यों हराम कर रहा है। डीके अपने रूम के बालकनी में खड़ा राहुल से, कैसी बात कर रहा है राहुल, मैं उसे अपनी मर्जी से निकलाना चाहता था, उसे इस बात का राइट नहीं है कि वह मुझे 1 वीक का टाइम दे, क्यों करूँ मैं एडजस्ट। राहुल, जो आपने बेड पर कंबलों से खुद को ढके हुए नींद में ही, भाई तेरी जिद तो पूरी हो रही है न, फिर क्यों। डीके, नहीं वो मेरी जिद पूरी नहीं कर रही, मुझ पर एहसान कर रही है, ऐसा फील हो रहा है। राहुल अब अपने कंबलों से बाहर आकर अपने बालकनी एरिया में जाकर, तो भाई तू चाहता क्या है, वह लड़की सेक्रेटरी बनकर रहे या छोड़कर चली जाए। डीके, नहीं यार चली जाए मुझे छोड़कर, पर कोई गलतफहमी ना पाले कि मैंने उसके बारे में मिस्टर डिसूजा से कुछ गलत कहा था। राहुल अब इरिटेट होते हुए, डीके तूने ही बताया न कि तूने ऐसा कहा, तो फिर इसमें गलतफहमी क्या है। डीके, यही कि उसने जो सुना वह आधा था, वह मिस्टर डिसूजा उसे वह पसंद आ गई थी और वह उसे सेक्रेटरी बनाकर रखना चाहता था, तो इसलिए मैंने वह सब कहा। राहुल क्या बकवास कर रहा है, कितना अच्छा मौका तो था तेरे। डीके, पता नहीं पर मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ काम करे। राहुल भाई मुझे लगता है न जब से ये लड़की आई है तू थोड़ा थोड़ा पागल होता जा रहा है। डीके थोड़ा गुस्सा करते हुए, कैसी बात कर रहा है, मैं तुझे पागल लग रहा हूँ। राहुल गुस्सा मत हो, मैं जो कह रहा हूँ जरा तू खुद सोच कर देख, जिस लड़की ने तेरे दादू की जान बचाई तू उसका एहसान माने की जगह तू उसे पैसे देने की कोशिश करता है। जब वो लड़की तुझे मारती है तो तू उसे जॉब देता है, वह भी अपने दादाजी की कहने पर जिसकी तू बिल्कुल नहीं सुनता, और फिर उसे जॉब से निकलने के लिए उसे परेशान करता है, पर वो लड़की जॉब छोड़कर नहीं जाती। जब उसे कोई और जॉब पर रखना चाहता है तो भी तुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है, तो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलता है, और जब वह लड़की अब खुद जॉब तुझे छोड़कर जाना चाहती है तो तुझसे ये भी झेला नहीं जा रहा, तो अब बोल भाई मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ। डीके उसकी सारी बात सुन सिर्फ इतना ही बोलता है,
तू सो जा, हम कल बात करेंगे। और फोन रख देता है। उधर राहुल खुद से, हे भगवान, इसकी इस अजीबोगरीब जिद से उस लड़की को बचा लीजिए, और अंदर जाकर अपने बिस्तरे पर लेट जाता है। इधर डीके अपनी बेलकनी में खड़ा चंद को देखकर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ऐसे तो बिल्कुल नहीं जा सकती। डीके इतना बोल अपने कमरे में आकर अपने बिस्तरे पर लेट जाता है, पर फिर भी उसे नींद नहीं आ रही होती है। तो वो बिस्तर से उठ अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। आज उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, उसे चैन ही नहीं मिल रहा था। वो स्टडी रूम में पहुंचकर मिस्टर डिसूजा की फाइल लेकर पढ़ने लगता है कि अचानक ही उसकी नज़र स्टडी टेबल पर रखी स्मिथ के फ़ोन पर पड़ती है, और वो उसे उठाकर अपने हाथों में लेकर देखता है और उसे रोटेट करते हुए, बड़ी अजीब लड़की है, अब तक अपने फ़ोन के लिए एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। कोई बात नहीं, अब जब तक वो खुद नहीं मांगती तब तक तो मैं इसे के बारे आज के लिए इतना ही। तो क्या होने वाला है इन एक हफ्तों में? क्या सुस्मिता छोड़ देगी डीके को, या डीके अपनी इस नई जिद पर भी करेगा उसी तरह सफलता जैसे पहले की? ये कहानी थोड़ी स्लो जरूर चल रही है, पर वक्त के साथ आप सभी को इस कहानी में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा जो ट्विस्ट के साथ भरा होगा, और मुझे पूरा यकीन भी है कि आप सभी को इस कहानी के आगे के भाग बहुत ही पसंद आएंगे। मेरे लिए तैयार होना, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सुबह का वक्त, वर्मा मेंशन। सुस्मिता ऑटो से बाहर निकल ऑटो वाले को पैसे देती है और मेंशन के अंदर चली जाती है। सुबह भी कल के ही जैसी थी, पर आज सुस्मिता का कोई इरादा नहीं था फूलों की तरफ अपना रुख करने का। वह बिना उन फूलों पर ध्यान दिए अंदर चली जाती है। सुस्मिता जैसे ही हॉल में पहुंचती है, उसके कानों में अवनी की बड़ी ही प्यारी सी आवाज जाती है, जो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग सुस्मिता जी, आज आप बड़ी जल्दी आ गई, वो उसके पास आते हुए कहती है। सुस्मिता भी उसे रिटर्न में एक अच्छी सी स्माइल पास कर, गुड मॉर्निंग सुस्मिता जी, मुझे जल्दी आना ही पड़ेगा न, मेरा फोन जो आपके भाई के पास रह गया, और फोन के बिना आज के टाइम में किसी का काम चल ही नहीं सकता, ये तो आप जानती है। अवनी थोड़ा चौंकते हुए, आपका फोन भाई के पास रह गया, वह कैसे? सुस्मिता, वह कल आपके भाई की कार में ही फोन छूट गया था, और रात को तो मैं आपने बॉस को परेशान करने का रिस्क तो ले नहीं सकती। अवनी अपनी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए, मतलब आपने कल रात से अपना फोन यूज नहीं किया, कैसे रह गई? आप में तो रह ही नहीं पाती। सुस्मिता उसकी इस बात पर मुस्कुरा देती है और उसे सवाल करती है, आप बता सकती है सर कहाँ है कि मैं उनसे अपना फोन वापस ले सकूं और बाकी के काम को भी कर पाऊं? अवनी मुस्कुराकर, भाई आपने रूम में, आप जाकर फोन ले लीजिए। सुस्मिता थोड़ा हिचक के साथ, उनके रूम में? नहीं नहीं, मैं बाद में ले लूंगी। सुस्मिता की इस बात पर अवनी उसके बाजू पर एक हाथ रखकर, अरे क्यों बाद में लेगी, अभी नहीं लेगी तो आप काम नहीं होगा और फिर आपको ही भाई से डांट सुनी पड़ेगी। सुस्मिता उसकी बात से सहमत थी, क्योंकि वह सही कह रही थी। सुस्मिता इतने दिनों में इतना तो जान ही गई थी कि डीके काम में गलती बर्दाश्त नहीं करता है, तो अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो डांट सुना तो पक्का है। अवनी एक बार फिर सुस्मिता को, आप चिंता मत कीजिए, मेरे भाई कोई भूत नहीं है जो आप इतना डर रही है, बहुत ही सिंपल सा काम है, कमरे में जाइए और फोन ले लीजिए। सुस्मिता अपना सर हाँ में हिलाकर उसे पूछती है, रूम कहाँ है सर का? अवनी एक बड़ी सी स्माइल करते हुए, ये हुई न बात, आप सीढ़ियों से जाकर सीधे राइट चली जाए, पहला कमरा ही भाई का कमरा है। सुस्मिता उसके कहे अनुसार सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं डर भी था, कल जो कुछ भी हुआ था उसको लेकर। सुस्मिता के मन में तो ये चल रहा था कि कल गुस्से में आकर उसने वो सब कर तो दिया था और अपनी सारी बात भी कह दी थी, पर अब उसे डर था कि कहीं उसका इतना सब कुछ करना या कहना उस पर भारी ना पड़ जाए। सुस्मिता यही सब सोचते हुए डीके के रूम के गेट के पास पहुंचती है। वह रूम के पास पहुंचकर डोर पर नॉक करती है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। तो वह एक बार और नॉक करती है, और इस बार वह, आई एम कमिंग सर, पर फिर भी कोई जवाब नहीं आते हैं। तो सुस्मिता डोर को हल्का सा खोलकर देखती है, तो अंदर उसे कोई नजर नहीं आता है। तो उसे लगता है कि शायद कोई भी रूम है, नहीं तो वह अपने मन में सोचती है, एक बार रूम में जाकर देख लेती हूँ, शायद मेरा फोन यही हो, कौन सा सर लेकर घूमने वाले हैं।
और वह इस ख्याल के साथ रूम में एंटर होती है। वह डोर कॉल रूम के फ्रंट एरिया में पहुंचती है। रूम बहुत ही सिंपल सा था, जिसमें डीके और अवनी की एक तस्वीर डीके के ठीक सामने के दीवार पर लगी हुई थी, तो उसके ही ठीक बगल में डीके के माता पिता के की मालों वाली एक तस्वीर लगी हुई थी। सुस्मिता को रूम का कलर बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो उसके पसंद का लाइट ब्लू में किया गया था। सुस्मिता रूम को देखने के बाद अपने मन में सुस्मिता जल्दी से अपना फोन खोज और लेकर निकल। सुस्मिता रूम में रखे बाई तरफ के सोफे और सुस्मिता बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज से तुरंत ही सीधी होकर खड़ी हो जाती है और उस रूम से डीके, जो शायद अभी नहा कर निकल रहा था, तो इस वजह से उसने सिवाय टॉवल के अपनी कमर पर बांधे कुछ भी नहीं पहना था। सुस्मिता डीके को एक पल के लिए ऐसे देख अचानक ही चीख पड़ती है और पीछे की तरफ मुड़ जाती है। डीके, जो सुस्मिता के इस तरह चीलने से अपने आप को अपने ही रूम को ही आंजन सा महसूस करने लगता है। वो खुद को ऊपर से नीचे देखकर सुस्मिता से, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? सुस्मिता, जो डीके के सामने अपनी पीठ किए ही उसे बात कर रही होती है, वो कहती है, सर आपने कपड़े नहीं पहने, आप ऐसे कैसे बाहर आ सकते हैं? डीके थोड़ा सरप्राइज होते हुए, तो इसमें क्या खराबी है, मेरा रूम है, मैं जैसे चाहूँ वैसे आऊँ। बल्कि सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तू यहाँ क्या कर रही हो, तुम है परमिशन किसने दी मेरे रूम में आने की? हाँ सुस्मिता, सर वो मैं अपना फ़ोन लेने आई थी जो कल आपके पास छूट गया था। डीके, वो तो तुम बाद में भी ले सकती थी, और परमिशन वो किसने दी? सुस्मिता, हाँ सर मैं बाद में ले सकती थी, पर कल से मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने आपके कई काम को कर नहीं पाई हूँ और कई क्लाइंट है जी से मुझे बात कर मीटिंग फिक्स करनी है। तो जब मैंने आपकी बहन से बोला तो उन्होंने कहा कि मैं आपके रूम में जाकर फ़ोन ले लूँ। सुस्मिता ने एक सांस में ही सब कुछ बोल दिया था और उसी तरह खड़ी थी। डीके ने जब सुस्मिता की बात सुनी तो कहा, तुम मेरे रूम में घुसने से पहले तो नॉक कर सकती थी या बोल सकती थी। हाँ सुस्मिता, मैंने बोला था सर, पर किसी का कोई जवाब नहीं आया सर, तो डोर खुला था तो मैंने सोचा कि